नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारंभ में आप सभी का स्वागत है। और आप मेरे साथ देख रहे हैं आनंद कुमार को। आप इनसे सुपरिचित हैं, कई बातें, कई वीडियोज हम साथ साथ कर चुके हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। दर्शकों, श्रोताओं, बिहार चुनाव पर हमने बहुत सारी बातें की हैं और इसीलिए हमारे संपादक अवनीश शर्मा जी ने कहा कि इस बार कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो में बिहार को न रखें, लेकिन हमें एक ऐसा विषय सुझाया आनंद जी ने कि हमें ये विषय लेना पड़ा बिहार पर ही, बिहार के चुनावों पर ही। और इस विषय में दो मसले हैं। पहला, बिहार के अजब गजब मुद्दे, वैसी जानकारियां जो आपको कहीं किसी अखबार में या चैनल में नहीं मिली होंगी, वैसे कुछ एनेक्डोट्स, कुछ एक जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। और दूसरे, इस चुनाव के बाद देखा जा रहा है कि कुछ पत्रकारों, जो खुद को पत्रकार कहते हैं, जो पहले कहीं कहीं के संपादक थे, आजकल यूट्यूबर बने हुए हैं, माइक लेकर जहां कहीं भी जाते हैं जनता उनको थपड़िया देती है, लतिया देती है, भगा देती है। लेकिन इसके बावजूद वो सब पूरी बेशर्मी और ढिठाई से अड़े हुए हैं अपने काम में। लेकिन पहले शुरू करेंगे अजब गजब मुद्दे। कुछ एक ऐसे मुद्दों के साथ आप शुरुआत करें आनंद जी। जी। तो सबसे पहले जो मुद्दा उठाया था पत्रकारों ने इस चुनाव में, वो था एंटी इनकम्बेंसी। अब विदेशों से कॉपी पेस्ट करके तो आप ले आए, लेकिन यहां समस्या क्या हुई कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ दिक्कत यह है कि भारत के बारे में यही लोग कह रहे होते थे कि यहाँ तो लोग अवतारवाद में विश्वास रखते हैं, कोई बदलाव नहीं चाहिए इनको, आराम से बैठ के इंतजार करते रहते हैं कि कोई अवतार आएगा फिर बदलाव होगा। और वहीं साथ ही कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है भाई, पुरानी वाली सरकार गिर जाएगी। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। या तो अवतारवाद वाले लोग हैं जो यथास्थिति बरकरार है ऐसे ही रहेगी, फिर कोई अवतार आएगा, बदलाव आएगा, उसमें बैठे रहें, या फिर एंटी इनकम्बेंसी है। तो जहां जनता का स्वभाव ही अवतारवाद वाला हो, वहां एंटी इनकम्बेंसी की बात करना शुद्ध मूर्खता है। जनता या कोई भी भीड़ जब वोट करती है या कोई भी निर्णय लेती है, तो वो स्पष्टतया ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, कोई ग्रे एरिया नहीं होता। अगर भीड़ इकट्ठा हुई, चंदा किया और किसी गरीब की अस्पताल में मदद कर दी, इसमें आप सीधे कह सकते हैं कि ये भला काम था, कोई बुराई या कोई खराबी, कोई कमी इसमें नहीं। ऐसे ही भीड़ जब पीट पीट करके किसी की हत्या कर देती है, तो आप कहते हैं कि भाई इसमें गलत हुआ है। किसी भी तरह से कोई ग्रे एरिया नहीं होता। तो यहाँ भी कोई ग्रे एरिया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पत्रकार बोलते रहे और एंटी इनकम्बेंसी जो है वो हम लोग न्यूज में काफी समय तक, 1 महीने तक लगातार सुन रहे थे। अंत में नतीजा ये हुआ कि 111, बहुत ही शुभ अंक है 111। हम लोग पूजा वूजा में या फिर शादी वादी में जाते हैं तो देते हैं, तो 111, 121 ऐसे नंबर जो होते हैं बड़े शुभ होते हैं। तो ये 111 विधायक ऐसे हैं जो पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीत के आ गए हैं। कहाँ गई भैया एंटी इनकम्बेंसी? इसकी तुलना में दूसरी तरफ देखेंगे तो एक सीट होती है बख्तियारपुर। इस बख्तियारपुर से 1977 से कोई नॉन यादव नहीं जीता था। इस बार हटा करके उनको शाह साहब एक जो है वहां पर से जीत करके आ गए। 1977 से इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉन यादव बख्तियारपुर से जीत गया हो। तो इसीलिए हमने कहा था कि ये जो मैथिली ठाकुर की बातें सुनाई दे रही हैं, तो इसको जो मीडिया कह रही थी कि गुड़िया है, नाजुक सी है, ये तो बोलना नहीं जानती, कोई अनुभव नहीं है, 25 साल की है, बाहर की है, ये है, वो है, ये सब बातें हो रही थी। तो असल में क्या हो रहा था? असल में तो आप देख चुके हैं हम लोग, ये तो बिल्कुल धरती पकड़ टाइप है। बख्तियारपुर कर देगी ये अलीनगर का, अगर इसको बोलने का मौका ऐसे ही मिलता रहा और सब कुछ सही-सही चलता रहा। कोई बड़ी राजनीतिक भूल ना कर बैठे, जैसा कि हो जाता है कभी-कभी लोगों से। लेकिन अगर नॉर्मल प्रक्रिया चलती रही, तो ये तो भाई साहब उस कतार में जाकर के खड़ी हो गई है जहाँ पर वो अपने पासवान जी हैं, चिराग पासवान। जी। आपने चूंकि मैथिली ठाकुर का नाम ले लिया, तो अब मिथिलांचल की बात मैं करूंगा और एक अजब गजब जानकारी महसूस है। मिथिलांचल में क्लीन स्वीप किया है इस बार बीजेपी एंड जेडीयू यानी एनडीए ने। क्लीन स्वीप यानी 10 की 10। मधुबनी छूट गया एक सीट से, वरना मधुबनी भी आ जाता। दरभंगा की 10 सीटें गई हैं और ये तीसरी बार ही ऐसा कांड हुआ है। 1952 और 1957 में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था
और इस बार भाजपा ने किया है। सॉरी, माफ कीजिएगा भाई, जेडीयू वाले नाराज हो जाएंगे, इस बार एनडीए ने किया है। और इसमें मजे की बात यह है कि मधुबनी की भी 10 में 9 सीटें एनडीए की यूटी में आई हैं, और एक जो हारे हैं वो बचौल साहब वही हैं जो अपने उग्र राष्ट्रवादी और हिंदूवादी बयानों के लिए बहुत जाने जाते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि मैं जमीन बेचकर लड़ता हूं चुनाव, और इस बार वो हार गए। उनका लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो उच्चारण है वह भी बहुत चर्चित रहा है, और वह कई मीम और कई चुटकुलों को जन्म देने वाला रहा है। कई मीमर्स उनको बहुत, जैसे संत श्री अनंत सिंह लोकप्रिय हैं, वैसे ही बचौल साहब भी मीमर्स के बीच लोकप्रिय हैं, जैसे राजद वाला वीरेंद्र लोकप्रिय है। और यहीं से एक दूसरी बात आती है कि हमारी जो तथाकथित पत्रकारिता है, जो मीडिया है, जो इन माफिया को, जिसको मैं संत व्यंग में कह रहा हूं, अनंत सिंह को वो जोकर बनाती है, लालू को इन लोगों ने जोकर बनाया, लालू को सामाजिक न्याय का पुरोधा बनाया, और इस चुनाव में भी इन्होंने की, लेकिन वो बातचीत के दूसरे हिस्से में। अब कुछ और अजब गजब फैक्ट्स आनंद कुमार से जानेंगे जी। तो ये अजब गजब फैक्ट्स, इसलिए ये वाला जो मैथिली ठाकुर वाला था, ये मैथिली ठाकुर वाला जिक्र हमने इसलिए किया था क्योंकि दूसरा फैक्टर जो था पत्रकारों का, ऐसे तथाकथित पत्रकारों का जो संपादक से यूट्यूबर हो गए हैं, अब इन लोगों का जो दूसरा फैक्टर था वो था जाति की, जाति के आधार पर बिहारी वोट करता है। तो इस बार बिहार ने ये भी दिखा दिया है कि हम लोग जाति के आधार पर भी वोट नहीं करते। जितने भूमिहार और राजपूत कैंडिडेट ये सोच करके खड़े हुए थे कि उनको जाति के नाम पर वोट मिल जाएगा, वो सब के सब हार गए। सिर्फ एक भूमिहार कैंडिडेट ऐसा है जो आरजेडी से जीत पाया, नहीं तो 8 खड़े हुए थे, सब हार गए, बाकी 7। आपने आरजेडी कह दिया तो मुझे उसका स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ेगा, वरना मैं ये कहने वाला था कि आप आरजेडी के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि नहीं नहीं, उन्होंने ये कांग्रेस सोचा में भी था यही कि हाल है, मुझे कांग्रेस में भी यही हाल है, वहां भी 8 खड़े थे, 0 जीते हैं। आरजेडी आरजेडी और कांग्रेस अलग कहाँ है सर? एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ आरजेडी गठबंधन, और तो कांग्रेस फिर तो वही 16, करेगी जो होता है। तो फिर 16 भूमिहार कैंडिडेटों को गिनना पड़ेगा, उसमें से 15 हार गए। अच्छा, कैसे जिन्होंने कैसे ये वाले हारे जिन्होंने हैं। जिन्होंने जिन्होंने ये सोच लिया था कि हमें सवर्ण वोट तो जाति के आधार पर मिल ही जाएंगे, और आरजेडी का एमवाई समीकरण, वाह, 5-10 उंगलियां घी में सर कड़ाही में, लेकिन नहीं, तो कैसे कैसे हार का कैंडिडेट सामना हारे हैं वो भी होगा देख जी। लीजिए एक बार। एक जगह और क्या उसमें फैक्ट्स हैं जी? परबत्ता फेमस क्यों है? परबत्ता फेमस इसलिए है क्योंकि परबत्ता ही वो जगह थी जहां पर से वो जो बयान सुनाई दिया था कि वक्फ बिल के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाएगा, तो वो जो कारी थे वो वहीं पर परबत्ता में ही रैली हो रही थी जिसमें उन्होंने ये बयान दिया था। अच्छा, परबत्ता से जो भूमिहार विधायक थे वो पहले जेडीयू में थे, अभी ही मतलब ठीक चुनाव के वक्त वो जेडीयू से शिफ्ट करके आरजेडी में आ गए थे। साधारण कोई आदमी थे ऐसा भी नहीं है। डॉक्टर संजीव कुमार से पहले डॉक्टर संजीव कुमार के पिताजी 2 बार वहां से विधायक रह चुके हैं, 4 बार संजीव कुमार भी रह चुके हैं। तो ठीक-ठाक इनकी जो पकड़ थी क्षेत्र पर, पकड़ जिसको कहते हैं ना, तो वो पकड़ थी। कहाँ गई? अच्छा आनंद जी, ये डॉक्टर डॉक्टर वाले थे या पीएचडी वाले? नहीं, डॉक्टर वाले, बकायदा डॉक्टर वाले माने हैं। ये उनका चिकित्सक थे? नर्सिंग होम है टेस्टिंग सेंटर है इनका अपना, यहाँ पटना में कंकड़बाग में। दर्शकों, इस बात को भी सोचिएगा और जरा समझिएगा इस बात को, कि ये डॉक्टर, प्रोफेसर, तथाकथित बुद्धिजीवी, ये लोग आरजेडी जैसी घिनौनी पार्टी के साथ कैसे हो जाते हैं? जी हाँ, घिनौनी पार्टी, क्योंकि जिस दल की ना तो कोई विचारधारा है, जिस दल का ना तो कोई एजेंडा है, उस दल के पास विशुद्ध एक एजेंडा है, हिंदू घृणा और हिंदू प्रतीकों को गाली देना, और किसी भी तरह सत्ता में आके अपने बाप का माल समझ के पूरे राज्य को लूटना। इसमें कैसे जाते हैं, इस पर भी सोचिएगा। लेकिन अब चलते हैं जरा कुछ अजब गजब फैक्ट और जानने आनंद जी की तरफ, और आनंद जी से कि विस्तार में मत जाइएगा, आपकी जो आदत है, क्योंकि हमारे पास समय की एक सीमा होती है, तो आप बस फैक्ट्स बताइए जो इसमें दर्शकों को रुचिकर फैक्ट। अच्छा, फैक्ट्स में एक और फैक्ट है नोटा। तो ये नोटा बड़ा मजेदार फैक्ट है। कई सीटें ऐसी रही हैं, जैसे दनियावा वगैरह की सीट जो थी, इस पे 100 वोटों से जीत हार तय हो गई।
100 मतों से। सहरसा की सीट जो थी वो 2080 के लगभग मतों से जो है वो जीत गए हैं, भाजपा वहां एक से तो हार गई। कहीं से एक तो कहीं से 27 वोट से भी संदेश से शायद जीते हैं। अब अंतिम हाँ, आंकड़े मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन नहीं, शायद नहीं, 27 वोट से। संदेश वाले जो थे उनका वोट बढ़ गया था 6055 मेरे ख्याल से है, 6655 अच्छा, मेरे ख्याल से, 6655 लेकिन का 3-4 सीटें ऐसी रही हैं ये दर्शकों वही जहां जीत का कम्युनिस्ट है ना, मार्जिन जेएनयू 100 से वाले। कम है। हाँ, जेएनयू वाले कम्युनिस्ट थे ना, दोबारा खड़े हुए थे, पिछली बार भी ये जीते थे। जी जी समथिंग सौरभ नाम है, करीब करीब हम लोगों के आयु के हैं। इनको जी। देख करके मुझे बड़ी शर्म आती है कि विधायक नहीं बन, विधायक खैर, बन आप गया अपनी बताइए। शर्म को पीछे रखिए और आगे बढ़िए दर्शकों के साथ। जी। ठीक, और नेक्स्ट मुझे जो लगता है कि आनंद जी। नहीं आ गया वापस, नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी जी, हो रही है लगता है। हाँ, कोई तो बात नहीं। ये जो नोटा वाला था, ये नोटा वाला मजेदार इसलिए है क्योंकि अब मान लीजिए कि 100 वोटों के अंतर से कोई चुनाव हारा हो और वहां पे 2000 वोट आए हुए हैं नोटा, तो नोटा के वोट जो है वो हार जीत के अंतर से ज्यादा थे। अच्छा, ऐसे 1-2 सीट नहीं है, करीब 29 सीटें हैं ऐसी। इसमें से एक सहरसा की भी 29 सीट है, सीटें। करीबन 30 सीटें 29 जी, सीटें। माय 29 गुडनेस। 29 जी 29। तो जी। ये जो 29 सीटें हैं, इसी सीटों में से एक सीट है सहरसा की। सहरसा में जो आईपी गुप्ता खड़े थे वो बड़े इंटरेस्टिंग कैंडिडेट थे। उन्होंने कहा था कि यादव अगर तुम्हारे ऊपर कुछ डंडा चलाए या मारपीट करे तो उसको दांत काट लो। मतलब अगर तुम्हारे पास लाठी वाठी ना हो तो उसके गले में दांत काट लो, लेकिन छोड़ना नहीं है। ये बयान भी काफी वायरल हुआ था, काफी चला था। और इसके 2-4 दिन बाद ही एक दूसरे कैंडिडेट इनके गले में हाथ डाल के और इनके समर्थकों के साथ लपड़ थप्पड़ करते भी दिखाई दे दिए थे। ये साहब जीत गए हैं। और जीते कितने वोटों से हैं? तो 2080 2090 के लगभग वोटों से जीते हैं ये। तो 2090 वोटों से जो ये जीत करके आए हैं, यहाँ पर नोटा के वोट हैं 2600 से ऊपर। तो इनकी हार जीत का अंतर भी जो है वो नोटा से कम का है। तो ये मजेदार एक कैंडिडेट भी एक यहाँ पे थे। एक इंटरेस्टिंग जो कैंडिडेट थी उसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। मैंने एनडी ब्रो से मौका छीन लिया है। पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी 2020 में पूरे फैन फेयर के साथ आई थी। उन्होंने द प्लूरल्स नाम की एक पार्टी बनाई जिसका लोगो जो है उन्होंने क्रिश्चियन माइथोलॉजी से उठाया, एक उड़ता हुआ घोड़ा। हालांकि वो सभी अब्राहमिक इसमें है। मोहम्मदन्स के जो संदेशवाहक हैं, पैगंबर हैं मोहम्मदन्स के, बराक, वो भी एक उड़ते हुए घोड़ी या बराक, गधी, बराक, पता बराक नाम नहीं, था ना? पराग से वो बराक गए नाम। थे। हाँ, बराक नाम था। पुष्पम प्रिया शायद, चौधरी इस शायद बार जो भी भी लड़ी। है। जी, शायद नहीं, बराक ही नाम था। गधी और अच्छा, घोड़ी, खच्चरी, इस सब में कंफ्यूजन है कि वो तीनों में कौन सी थी वो प्राणी। लेकिन पंख लगे हुए थे और वो बाकायदा वहां से उड़ती थी, इतना उसमें लिखा हुआ है उनकी किताब में या हदीसों में। खैर, पुष्पम प्रिया ने इस बार भी चुनाव लड़ा। सभी 243 सीटों पर नहीं लड़ी, खुद दरभंगा से लड़ी। लेकिन मेरे पीछे कुछ शोर अगर आ रहा होगा दर्शकों तो उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं आज खुले में बैठा हूं और पीछे से बीच में आपको कोई छाया भी दिखेगी तो वो हो सकता है मेरे कैमरे पर कोई मक्खी आके अपने पंख दिखा रही हो, तो उस सब के लिए माफ कीजिएगा। पुष्पम प्रिया चौधरी दरभंगा से लड़ी और बहुत बुरी और दर्दनाक हार उनको नसीब हुई। अब वो कह रही हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और उन्होंने कहा कि जिस दरभंगा में मेरे पुरखों ने 3 पीढ़ी से राजनीति की है, जिसमें हजारों लोग हैं, उसमें मुझे मेरी माँ का भी वोट नहीं मिल रहा है, मेरे घर वालों का भी वोट नहीं मिल रहा है। और उन्होंने बड़े साइंटिफिक कोट अनकोट तरीके से बताया है कि भाजपा वालों ने कैसे किया। तो उन्होंने बताया कि 2 नंबर फलाने का था, सरावगी का था, तो 6 नंबर मेरा था, तो मेरा वोट 6 नंबर की जगह 3 नंबर को किया गया जो आरजेडी वाला था। मतलब वो गणित और वो अर्थमेटिक ऐसा है कि आपका दिमाग खराब हो जाए। ये लोग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। टोटी चोर अखिलेश यादव सिडनी जाके पढ़ा है। वो तो भला किया जो फेलस्वी बाहर नहीं गया, वरना वो भी लंदन वंदन कहीं से पढ़ के आ जाता। आखिर उसका नया मालिक जो राहुल है वो तो बाहर से पढ़ के आया ही है, सो कॉल्ड कैम्ब्रिज और पता नहीं, हालांकि वो कहीं से नहीं पढ़ के आया है।
उसकी माँ एंटोनियो माइनो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कैम्ब्रिज के नाम पर जो हजारों कॉलेज चलते हैं उसमें से किसी एक कॉलेज में वो अंग्रेजी भाषा के पाठ्यक्रम में तो नामांकित। मूलतः आप कह रहे हैं कि जैसे कैम्ब्रिज अगर प्रसिद्ध हो गया तो उसके बगल में न्यू कैम्ब्रिज खुल जाता है, उसके दूसरी तरफ जो है वो ओरिजिनल कैम्ब्रिज खुल जाता है, उसके सामने और मैं ये भी कह रहा हूँ कि कैम्ब्रिज खुल जाता है, जो भी, तो वैसे टाइप वाला कुछ है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि कैम्ब्रिज हो या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, वो कुछ लोगों को अपने साथ एफिलिएशन देते हैं, तो वैसे ही किसी एफिलिएशन का कहने का मतलब ये कि ये जो तमाम बड़े नाम और पकवान इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या इतने धूर्त ही हैं, इतने दोगले ही हैं। और दोगले से याद आया मुझे, अपने पेशेवर लोगों की याद आ गई इस शब्द के साथ ही। और इसमें दो नाम मैं बड़ी प्रमुखता से रखना चाहता हूं, फिर अजब गजब फैक्ट्स के लिए आएंगे, मैं 1 मिनट में ये बात कर दूं। पत्तलकारों ने इस बार अचानक रिजल्ट के बाद अपने सुर बदल लिए। उसमें दो पत्तलकार कांग्रेस के जो पेड एजेंट्स हैं, अजीत अंजुम और राजीव रंजन या राजीव कुमार, ये कांग्रेसी जो चैनल है न्यूज 24 में, उसमें वो शायद रिपोर्टिंग करता है और हर एक जगह पूछता रहता है माहौल क्या है, माहौल क्या है, और जनता उसको बहुत बढ़िया से माहौल बनाती है। लेकिन उस पर चर्चा बातचीत के अंतिम क्रम में करेंगे। फिलहाल अगर कोई अजब गजब फैक्ट्स है आनंद ब्रो, तो उसको जरा जल्दी से बता दीजिए जनता को। हाँ, 16 मिनट हो चुके हैं हम लोगों की बात को, और अजब गजब फैक्ट्स में एक और अजब गजब फैक्ट्स है निर्दलीय विधायकों का जाना। पुराने दौर में क्या होता था कि बिहार में जितने भी बाहुबली होते थे उनको अगर किसी पार्टी से मदद मिल गई, मतलब आरजेडी से मदद मिल गई, तो आरजेडी के साथ चले गए, कभी कांग्रेस के साथ चले गए, कभी और भी दूसरे दल थे जो सभी उनके साथ चले गए। तो अगर टिकट नहीं मिला तो ये खड़े हो जाते थे निर्दलीय। तो 20 साल पहले का दौर देखेंगे तो 17 विधायक जो थे वो निर्दलीय आकर के जो है वो जीत करके बैठे हुए होते थे। वो गिनती पिछले 20 वर्षों में घट घट के शून्य की तरफ पहुंच गई है। तो निर्दलीय का जो मामला था वो बिहार ने साफ कर दिया है कि निर्दलीय विधायक नहीं चलेगा, निर्दलीय हमें नहीं चाहिए। तो इसमें जो है ये एक बदलाव बड़ा वाला जो है ये हो गया है। अर्थात इसके साथ ही तथाकथित, आप जोड़ लीजिए जी। तथाकथित जो संत लोग हैं उनको हम नहीं चाहते हैं। हालांकि दो चार संत इस बार भी पहुंच गए हैं, संत अनंत सिंह जैसे, लेकिन संत सूरजभान की पत्नी को जनता ने नकार दिया है जी। और भी कई संत थे जिनके समर्थित उम्मीदवारों को नकार दिया गया है। अब जैसे बीमा भारती थी, बीमा भारती इस बार फिर से चुनाव में खड़ी हो गई थी, फिर से जदयू के टिकट पर। अब सांसद बनने की उन्होंने कोशिश की एक बार, और बीमा भारती पर जो आरोप हैं वो दर्शकों को पता होने चाहिए। बीमा भारती अपने पति को जेल तोड़कर छुड़वाने के लिए भी आरोपित है, बाकी चीजों को छोड़ दी, अपने पति को जेल तोड़कर जेल से छुड़वा लिया था, इसकी आरोपित है। और ऐसे अजब गजब फैक्ट्स और भी मिलेंगे आपको समय समय पर। बहुत अद्भुत इस बार का चुनाव और उसके परिणाम। चलते चलते मैं अपने हम पेशा लोगों पर बात करूं। दो लोगों को मैंने चुना है, अजीत अंजुम, जिसका अचानक हृदय परिवर्तन होता दिखता है और वो अचानक से पत्रकार बन गया लगता है कि पिछले 5 वर्षों में जनता ने उसको यूट्यूबर बनने के बाद जितना दौड़ाया है और जितनी गालियां दी हैं उसका कुछ असर दिखने लगा है। और उसने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा कि भाजपा ऐसे चुनाव लड़ती है, भाजपा वैसे चुनाव लड़ती है। अजीत, तुम कितने निर्लज्ज हो यार, कितने बड़े निर्लज्ज हो। मतलब निर्लज्जता की कोई सीमा विमा है कि नहीं। जब भाजपा 11 वर्षों से वही काम कर रही थी, जब भाजपा हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शंस में गृह मंत्री तक को इन्वॉल्व कर दे रही है, तब तुमको समझ में नहीं आता है कि भाजपा चुनाव मशीन है। उसके बाद तुम बताते हो कि स्वतंत्र देव सिंह फलानी जगह पर दलितों के बीच पाए गए, आरा में अलीगढ़ का सांसद काम कर रहा था। भाई भाजपा में यही होता है, बिहारी सांसद मणिपुर का चुनाव मैनेज करता है और बिहार के लोग जाते हैं यूपी, गुजरात के कितने लोग थे, 20,000 तो आरएसएस के स्वयं सेवक लगे हुए थे जिनकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। बिहार जितवाने के इसमें लिए संघ महिलाएं ने कितनी थी वो स्पेशली, भी बता दीजिए। इसमें आधे से अधिक संख्याएं आरएसएस की जो ये कार्यकर्ताएं थी, इसमें से आधे से अधिक संख्याएं महिलाओं की थी।
अच्छा, उसके बाद एक दूसरा वही माहौल क्या है जिसकी बोली और मेरे ख्याल से मेरे पास अभी भी होगी जब एक दूसरा राजीव रंजन जो माहौल क्या है पूछता रहता है, जनता उसका माहौल भी टाइट करती है। उसने भी चुनाव परिणाम के बाद लिखा, आरजेडी के लोग मेरी बात मानेंगे, बुरा मान जाएंगे, लेकिन कुछ कर देंगे। लेकिन मैं कह देता हूं कि आरजेडी वाले मुरेठा बांध के जो नारा लगाते थे, और ये बिहारी हो ना तुम राजीव, और तुम मेरी ही एज के हो, इसलिए मैं तुम कह रहा हूं, और अजीत तुमको भी तुम ही कह रहा हूं। तुम लोगों ने जंगल राज नहीं देखा है। ये लोग आपके लायक है नहीं, तुम बोलते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपके लायक भी नहीं है, लेकिन मुझे इन लोगों की बुद्धि पर तरस आता है। जो लोग, अजीत खुद पलायित है, बिहारी आदमी, राजीव रंजन खुद पलायन का शिकार है। इस 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई, और ये लोग पता नहीं किस चक्कर में और किस बात के चक्कर में, सामाजिक न्याय और उसका झंडा बुलंद करने के चक्कर में लगातार कांग्रेस के पेड एजेंट्स की तरह काम करते रहे। और उसके बाद अचानक आज तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो रहा है और कह रहे हो कि मैं तो यही रहूंगा, मैं तो ना ना प्यारे अजीत ना, तुम पर मुकदमा भी हुआ है एसआईआर वाले में। तुमने जो लोगों की पर्सनल जानकारियां इधर उधर की हैं, और तुम अकेले लड़ रहे हो उसको, तुम्हारा कोई इकोसिस्टम बचाने नहीं आया, गिरोही सब बचाने। इसलिए डर रहे हो ना अजीत, हैं? इसीलिए डर रहे हो ना अजीत, राजीव, गिरोह नहीं आ रहा है तो डर रहे हो ना। दर्शकों श्रोताओं, इसी के साथ अब मैं आनंद जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दें और इस चर्चा का समापन हम लोग करते हैं। आनंद जी। और लगता है आनंद जी के यहाँ नेटवर्क की कुछ समस्या हो गई है, हालांकि वो फिर हिलने लगे हैं। दर्शकों, इस समस्या के लिए हमें थोड़ा सा हमारे साथ सहयोग कीजिएगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि यात्रा में हैं हम लोग, इसलिए लगातार इस तरह के ग्लिचेज आ रहे हैं। आनंद जी, आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें और उसके बाद हम इस चर्चा का समापन 1 मिनट में करेंगे। जी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में एक रिमार्क ये भी है कि इस बार के चुनाव में 90% से ऊपर करोड़पति आए हैं। करोड़पति, जो करोड़पति नहीं है वो भी बहुत पीछे नहीं है, या बताया नहीं है, जो भी कहना चाहें आप। कुछ एक सभ्य लोग हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट भी हम लोगों को नजर आएगा। बिहार जैसे राज्य का चुनाव, जिसके बारे में कहा जाता है कि गरीबी बहुत ज्यादा है, भुखमरी है, ये है, वो है, बेरोजगारी है, वहां पर सारे के सारे करोड़पति चुनाव लड़ रहे थे। तो ये भी एक फैक्ट है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट्स थे चुनाव के। चुनाव जब अब खत्म हो चुका है, तो इसके बाद आपको ये भी बता दें कि विचित्र फैक्ट्स में से एक ये है कि एक ही विधानसभा में सबसे अधिक उम्र के जो हरिनारायण जी हैं, जो 10 बार जीत करके आए हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। ये हरिनारायण जी इकलौते भी नहीं है, प्रेम कुमार जी ही 9वीं बार जीते हैं। और उसी विधानसभा में मैथिली भी हैं जो मात्र 25 वर्ष की हैं, और कांग्रेसी चमचों मैथिली को युवा नेता कहा जाता है। तुम्हारे 57 साल के बुढ़े अधेड़ राहुल विंची को युवा नेता नहीं कहा जाता। तो अजब गजब फैक्ट्स ये भी हैं कि एक ही जीतन राम मांझी के परिवार से समधी समधन बेटा बेटी बहुतेरे लोग विधायक बने हुए हैं। अजब गजब फैक्ट्स ये भी हैं कि कल जब नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, तो वो एक विश्व रिकॉर्ड होगा। कल या परसों जब भी वो शपथ लें, शपथ ग्रहण तो वो अपने हिसाब से करेंगे। और इसके साथ पत्रकारों और बाकी पर भी हमने बात की। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, और चलते चलते फिर से वही अनुरोध, वही आग्रह। प्रारब्ध को आप अपना स्नेह दे रहे हैं, प्लीज बनाए रखिए, और इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा बनाए रखिए। तेज कर दीजिए तो और अच्छा लगेगा। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। जय जय सिया राम।